हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए, पेपर 2 विज्ञान के लिए सेशन रहेगा, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 37 को डिस्कस कर रहे हैं। भाई काफ़ी सेट डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन रहा है। तो लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी पकड़ बनेगी पेपर 2 विज्ञान पर। तो सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को, और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ इस वीडियो का PDF और वेरियस अदर स्टडी मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आप दर्पण में कितनी दूर खड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी छवि उभरी हुई दिखाई देती है। दर्पण होने की संभावना है कि कौन सा मिरर पॉसिबल हो सकता है ऐसी कंडीशन में। ऑप्शन नंबर ए, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, बी प्लेन ओनली, सी कॉनकेव, या डी कॉन्वेक्स। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। सेशन को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको हेल्प करेगा पेपर 2 विज्ञान में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। कंटिन्यूसली हम सेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई फ्रेंड्स लोगों के साथ में। तो बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो वह समतल होगा या फिर उत्तल लेंस होगा अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि जो प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ये मिरर पर डिपेंड करती है कि मिरर किस तरीके का है। अगर आपके पास प्लेन मिरर है या उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स है, तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी उसमें। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे डिस्कस करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। द नियर पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई इज। बताएं भाई एक सामान्य आंखों का निकटतम जो बिंदु होता है वो क्या है। ए इन्फिनिटी होता है, अनंत, बी शून्य होता है, सी 25 सेंटीमीटर, या डी 10 सेंटीमीटर। आंसर कीजिएगा, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो आई होती है हमारी उसका निकटतम बिंदु यानी कि निम्नतम कितना देख सकती है, नियर नियर पॉइंट पूछा गया है, निकटतम कितना हमारा व्यू हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है भाई वो बिल्कुल सही है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। सी की बात कर रहे हैं हम कि जो निकटतम पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का। जो पर्सन होता है नॉर्मल विजन से जो क्लियरली विजन कर सकता है, अगर उसको 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो वो क्लियरली उसको विजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मिनिमम रेंज है वो 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक, तो 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं भाई। रमेश लिफ्ट ए बैग बास्केट ऑफ वेजिटेबल ऑफ 10 kg एंड प्लेस इट ओवर हिज हेड which is 2 मीटर above the ground. What is the work done by the रमेश if any? रमेश 10 किलोग्राम की सब्जियों की एक बड़ी टोकरी उठाता है, उसे अपने सिर पर रखता है जो जमीन से 2 मीटर ऊपर है। तो रमेश ने क्या काम किया है। ऑप्शन नंबर ए 196 जूल, बी 120 जूल, सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डी वर्क नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं किया गया है रमेश के द्वारा। तो ये आपको बताना है भाई, फटाफट से आंसर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वर्क डन का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है W=F×S। क्लियर है। एफ क्या है, जो फोर्स होता है किसी भी वस्तु पर अप्लाइड किया गया है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विस्थापन जिसको बोलते हैं। तो आपको फोर्स निकालना है और विस्थापन पता करना है। अगर आपके पास फोर्स और विस्थापन आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपके पास वर्क डन मिल जाएगा। और आपको पता है एफ क्या होता है, फोर्स इज मास इंटू जी, एम इंटू जी होता है। एम है क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 या फिर 10 आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मास कितना है भाई, 10 किलोग्राम का मास है, तो आपको 10 मिल गया, एम की वैल्यू 10 मिल गई है यहाँ से, और जी कितना हो गया 9.8 हो गया। तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने यूनिट भी बोली है साथ में। तो एफ की वैल्यू ये हो गई। अब आपको केवल सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, W=F×S। एफ की वैल्यू आपके पास निकल गई है। विस्थापन कितना है, 2 मीटर अबव द ग्राउंड, 2 मीटर लिया गया। एफ की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 98, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो कितना हो गया आपके पास 196, और यूनिट क्या निकल के आई आपकी, वर्क की यूनिट क्या आई, जूल। तो राइट आंसर क्या हुआ भाई, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था हमने इसमें, W=F×S, F=फोर्स, S=डिस्प्लेसमेंट, F=m×g, मास इंटू जी की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 196। क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The amount of energy present in an object is measured in terms of its capacity of doing work.
सेकंड बोलता है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यूटन्स एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है ओनली वन, ऑप्शन बी बोलता है ओनली टू, सी बोलता है बोथ 1 and 2 एंड डी बोलता है नाइदर 1 और नॉर 2। आंसर कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, फटाफट से बताएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा कि जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा की मात्रा को उसकी कार्य करने की क्षमता के संदर्भ में माना जा सकता है, या फिर ऊर्जा की एसआई इकाई न्यूटन है और कार्य की एसआई इकाई जो होती है वो जूल होती है। फटाफट से बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर है। तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलता है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन टर्म ऑफ इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द एसआई यूनिट the SI unit of energy is Newton and SI unit of joule is work is joule। तो ये भाई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों की जो एनर्जी होती है हमारी और जो वर्क होता है तो उनकी सेम SI यूनिट होती है। ध्यान रखना, जो वर्क हो गया हमारे पास, कार्य हो गया, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, दोनों की SI यूनिट क्या है? जूल होती है। इसको ध्यान रखना। यहाँ इन्होंने बोला है कि एक की न्यूटन होती है और एक की जूल होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। वर्क और एनर्जी दोनों की SI यूनिट जूल होती है, तो इसलिए ओनली स्टेटमेंट 1 पर हमने क्लिक किया है। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नोन एज। किसी तत्व का यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रहने के लिए सक्षम है डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मॉलिक्यूल, बी एटम, सी फॉर्मूला, या डी नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन डाला है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए क्या होगा। राइट आंसर है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यौगिक का सबसे छोटा कण, किसी भी यौगिक किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा कण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर है। और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल की, और ये किससे मिलकर बना होता है? ये एटम से मिलकर बना होता है। सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना होता है। क्लियर है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। हु क्लासिफाइड द टर्म एज ट्राइड्स। किसने तत्वों को ट्राइड्स 3 के सूत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन नंबर ए जोहान वोल्फॉर्ग डॉबिनियर, बी कहते हैं जॉन न्यूलैंड्स, डी दिमित्री इवोविच मेंडलीव, ऑप्शन नंबर डी हेनरी मॉजले। पता है भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को ट्राइड यानी कि 3 के सूत्र के नाम में वर्गीकृत किया था, ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं भाई। तो राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। ये है हमारे जोहान वॉल्फगैंग डॉबिनियर जो होते हैं, जो डॉबिनियर हैं, इनको आप इस नाम से भी ध्यान रख सकते हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो डॉबिनियर के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, जिन लोगों ने भी ए दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का वो बिल्कुल करेक्ट है। 7 को डिस्कस कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और a metal and non-metal which cannot be separated into its components by a physical method is called। 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक गैर धातु का मिश्रण जिसे भौतिक तरीकों से अपने घटकों में अलग नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है। ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो, बी एल्किलीस होता है यानी कि क्षार होता है, सी एलॉय होता है यानी कि मिश्र धातु होता है, या डी सॉल्यूशन यानी कि घोल होता है। बताए भाई क्या होगा? जिसमें क्या है, एक धातु है एक अधातु है, या फिर 2 धातु हैं यानी कि 2 मेटल्स हैं, तो उस तरीके के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के मिश्रण को हम बोलते हैं एलॉय, जिसको बोलते हैं मिश्र धातु, जिसमें क्या होता है 2 और मोर मेटल्स होते हैं, और या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है जब, यानी कि इनको अगर फिजिकल मेथड के थ्रू कंपोनेंट्स को इनके सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी एलॉय कहलाए जाते हैं इस तरीके के। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। बिटुमिन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम विच इज जनरली यूज्ड इन। बिटुमिन पेट्रोलियम का एक घटक है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं भाई, जिसका उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूल में किया जाता है, बी पेंट एंड रोड सर्फेसिंग में किया जाता है, डी ऑर्नामेंट एंड कैंडल्स में किया जाता है, या डी लुब्रिकेशन में किया जाता है। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? बिटुमिन के बारे में हम लोग कई बार स्पेसिफिकेशन पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है, तो आपको बताना है कि भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेंट एंड सर्फेसिंग में, पेंट और सर्फेसिंग रोड सर्फेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बिटुमिन होता है ये बाइंडिंग पार्टिकल की तरह कार्य करता है, यानी कि ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है। जितने भी रोड मटेरियल्स होते हैं उसको बाइंड करके यानी कि जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और बहुत ही एडहेसिव सब्सटेंस होता है, इसकी विस्कस लिक्विड होता है, यानी कि इसकी श्यानता
बहुत ज़्यादा होती है, और ये सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और 70% इसमें क्या होता है, एस्फॉल्ट होता है इन रोड कंस्ट्रक्शन में। क्लियर है भाई, जो बाइंड करता है, जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उनको बाइंड करने का काम करता है। और बिटुमिन का और दूसरा यूज जो हमने बताया था, पेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रंग वाली जो इंडस्ट्री होती है जहाँ से हमारे पेंट्स बन के आते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग होमोजीनियस मिक्सचर। निम्न में से कौन सा सजातीय मिश्रण के बारे में सही नहीं है, नॉट पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, ध्यान से आपको इसको आंसर करना है भाई। ओके, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, हेयर क्रीम, बटर, चीज, बी शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, जेमस्टोन, या सी शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनॉडी, या डी शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर ब्लड। तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग होमोजीनियस मिक्सचर, बताया भाई। आंसर करें फटाफट से, मैं एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। सही है, आपको ये बताना है कि करेक्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ की होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सजातीय जो मिश्रण होता है उसके बारे में क्या सही कथन है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा भाई, आप लोगों ने अगर सी ऑप्शन दिया तो बिल्कुल करेक्ट है। ये आता है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और या फिर लेमनेड जिसको हम बोलते हैं नींबू पानी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर सजातीय मिश्रण के जो प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका, यानी कि एक समान मिश्रण होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज होती है कंपोनेंट की और एलिमेंट की, होमोजेनियस मिक्सचर्स की, तो वो सेम होती है। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट या फिर वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर, या फिर जो आपका ये सोडा वाटर होता है इसका सॉल्यूशन, तो ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं भाई। डायरेक्शन दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज। हाइड्रोनियम आयन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ए कहता है H+, बी बोलता है HO नेगेटिव, सी बोलता है H2O+, या डी बोलता है H3O। बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइड्रोनियम आयन का जो केमिकल सूत्र है वो क्या होगा, फटाफट से बता दें भाई। तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। हाइड्रोनियम आयन है H3O+। तो जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है ये, यानी कि एक्वस कैटायन भी कहलाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये जो क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने भी डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। 11 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द एनुअल रेनफॉल इन ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट इज। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में वार्षिक वर्षा कितनी होती है ये आपको बताना। 100 to 200 सेंटीमीटर, 120 to 250 सेंटीमीटर, सी बोलता है 50 to 200 सेंटीमीटर, या डी बोलता है 70 to 200 सेंटीमीटर। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा कि जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें कितना रेनफॉल होता है ये आपको आंसर करना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसका जो करेक्ट आंसर है। तो जो रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, ये 70 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये कौन कौन से एरियाज हैं, अगर हम भारत की बात करें तो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं, जैसे एमपी हो गया, तो एमपी में भी यही रेंज रहती है रेनफॉल की। बिहार हो गया, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती फॉरेस्ट वाले एरिया हैं। और एमपी हो गया, बिहार हो गया आपके पास, झारखंड हो गया, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं। यूपी भी इसी में आता है, बंगाल, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रेनफॉल का जो 70 to 200 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट के एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, जो स्टेट्स आते हैं जैसे एमपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, तो ये हैं जिनमें 70 to 200 रहेगा। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। जो एसिमुलेटिव कैपेसिटी रिफर्स टू, स्वांगीकरण क्षमता का संदर्भ है, द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू absorb degradation, the ability of the environment to carry waste material without adverse effect on the environment। सी बोलता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है none of these, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है एसिमुलेटिव कैपेसिटी, बताइए भाई। स्वांगीकरण क्षमता किसको हम बोलते हैं? तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू कैरी वेस्ट मटेरियल विदाउट एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, तो इसी को ही हम बोलते हैं एसिमुलेटिव कैपेसिटी, जो होती है एनवायरमेंट पे जो कोई भी वर्स इफेक्ट ना क्रिएट हो, ठीक है, किसी भी वेस्ट मटेरियल के होने से एनवायरनमेंट में
कुप्रभाव ना हो, ठीक है, यानी कि जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रीम हो गई, लेक हो गया, ठीक है, सॉयल लेयर हो गई यानी कि मृदा हो गई, तो इनमें जो है क्या है भाई, इन पे कोई वर्स्ट इफेक्ट ना हो अगर आप वेस्ट मटेरियल ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको एसिमिलेटिव कैपेसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो ये थे हमारे इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे और इंटरेस्टिंग रहे होंगे और हेल्पफुल रहेंगे आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। तो सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी को, शेयर जरूर करें बस वीडियो को, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें जिसका लिंक दिया गया है, और आप शिक्षा फॉर नौकरी के नाम से भी टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए सेशन में। थैंक्स।